कमरे में बैठी बैठी निहारिका जी अपने पति को याद करती हैं कि किस तरह से वह उनका ध्यान रखते थे। लेकिन उनके जाने के बाद निहारिका जी की जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। 2 दिन से बंद कमरे में भूखी निहारिका जी का आज दरवाज़ा खोला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला वह बहू के पीछे पीछे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलती जा रही थी, बहू अब तो खाने को दे दे बेटा, बहुत भूख लगी है। देख अब इस बुढ़िया से भूख बर्दाश्त नहीं होती। बस बहू बासी ताज़ा जो भी है दे दो, अब बर्दाश्त नहीं होता। कहते कहते निहारिका जी फूट फूट कर रोने लगी कि तभी उनकी बहू सालू आंखें दिखाकर बोली, बुढ़िया चुपचाप यहीं बैठी रह वरना मैं नहीं दूंगी। निहारिका जी किसी छोटे बच्चे की तरह वहीं जमीन पर बैठ गईं। तभी सालू तमतमाती हुई और बड़बड़ाती हुई एक थाली में रोटी और गुड़ लेकर बाहर आई और उनके सामने एक टूटी थाली में डालकर कहती है, ले बुढ़िया भर ले। 75 साल की हो गई है पर अभी भी भूख कितनी लगती है, लगता है स्वर्ग जाने तक मुझे कंगाल ही कर देगी। सालू उस थाली में रोटी देते ही निहारिका जी झटपट से उसे खाने लगती हैं। वह थे तो सिर्फ रात की बची रोटी ही, पर उन्हें वह इतने चाव से खा रही थी, शायद उन रोटियों से ज़्यादा उनकी भूख पुरानी थी। निहारिका जी को ऐसे खाते देख सालू जल भुन गई और वह निहारिका जी की थाली से रोटी जमीन पर फेंक देती है। निहारिका जी थोड़ी देर तक उन रोटियों को देखती रहीं और फिर जमीन से रोटी उठाकर खाने लगती हैं। इतने में सालू की कुछ सहेलियां भी आ जाती हैं और निहारिका जी को ऐसे खाते देखकर खिलखिलाकर हंसते हुए उनका मजाक बनाने लगती हैं। निहारिका जी इतने दिन से भूखी थी, इसलिए उन पर किसी के हंसने का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उन्हें अपमान महसूस हुआ। अब भूख के आगे इंसान इतना लाचार हो जाता है कि उसे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। सालू की एक सहेली बोली, अरे वाह सालू, तूने अब एक भिखारी को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया। तुम यह नेक काम कब से करने लगी? सालू मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, यह सास है मेरी गांव की अनपढ़ गवार, तभी तो ऐसे जानवरों की तरह खा रही हैं। निहारिका जी जमीन पर पड़ी रोटी को बड़े प्यार से खाए जा रही थी। बासी रोटी गुड़ भी उन्हें किसी पकवान से कम नहीं लग रही थी। यह देखकर किसी भी दयालु इंसान की आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ सालू की सहेलियां उन पर बेशर्म की तरह हंस रही थी कि तभी उसकी एक सहेली ने मेज़ पर रखे पकोड़े में से एक पकोड़ा ले जाकर निहारिका जी की तरफ दिखाया। उस पकोड़े को देखकर निहारिका जी की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वह पकोड़ा पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ पीछे खींच दिया। वह कभी उस पकोड़े को निहारिका जी के आगे करती तो कभी पीछे खींचती और सारी सहेलियां, जो कि अमीर घर की एक नंबर की बिगड़ैल औरत थी, निहारिका जी की दशा पर ठहाका मारकर हंस रही थी। यह सब देखकर निहारिका जी की आंखों में आंसू आ गए। उस पकोड़े को जमीन पर फेंकते हुए बोली, ले बुढ़िया खा ले। सालू भी वहीं मेज पर बैठी अपनी सहेलियों के साथ निहारिका जी का मजाक बनाते हुए देख रही थी। तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चाटे से हंसी ठिठोली की आवाज़ सन्नाटे में बदल गई। कौन हो तुम और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तब तक एक और तमाचा सालू की सहेली के गाल पर पड़ा तो वह सीधा निहारिका जी के कदमों में जाकर गिर पड़ी। सालू और उसकी सारी सहेलियां आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखे जा रही थी कि तभी सालू डरते हुए लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास जाकर बोली, दीदी यह क्या बदतमीजी है घर के मेहमानों से पेश आने की?
तभी एक तेज चाटा सालू के गाल पर भी पड़ा। शर्म नहीं आती भाभी आपको, एक बूढ़ी लाचार माँ के साथ ऐसा करते हुए? काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम लोगों ने अभी इसी वक्त मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगी तो तुम लोगों का वो हाल करूँगी कि तुम दोबारा किसी गरीब का मजाक बनाने में भी 10 बार सोचोगी। काव्या को गुस्से में देखकर सालू की सारी सहेलियों ने निहारिका जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और एक एक करके सभी वहाँ से भाग गईं। काव्या एक समाज सेविका है जो ऐसे ही लाचार बुजुर्गों की सेवा करती है और एक संस्था चलाती है जिस कारण उसकी पहुंच काफ़ी दूर तक है। इसी कारण सालू काव्या की तेज आवाज़ से भी कांप उठती है। तब काव्या ने कहा, अरे भाभी, माना कि आपकी माँ नहीं है तो क्या दूसरों की माँ का मान सम्मान क्या होता है वह क्या आप भूल गई हैं? क्या कमी रखी थी मेरी माँ ने? आपको शादी के 1 महीने तक जमीन पर पैर तक नहीं रखने दिया था, पलकों पर बिठा कर रखती थी आपको, यहाँ तक कि तुमको जल्दी उठने की आदत नहीं थी और बिस्तर पर जब तक चाय ना मिले तो आपकी आंखें नहीं खुलती थी। मेरी माँ आपके उठने से पहले ही आपकी ग्रीन टी आपके हाथ में पकड़ा देती थी, चाहे वह कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो। हमसे ज़्यादा प्यार उन्होंने आपको किया, यह सोच कर कि बचपन से आपको माँ का प्यार नहीं मिला तो वह आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगी। लेकिन तुमने मेरी माँ की ममता, उनके प्यार का यह सिला दिया। काव्या ने रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई। निहारिका जी एक सीधी साधी महिला थी। पूरे जीवन उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण, उनके भविष्य को संवारने में गुजार दिया। निहारिका जी के पति मनोहर जी एक किराने की दुकान चलाते थे। उसी से अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे किया करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और ज़रूरत बढ़ने लगी तो उन्होंने रात को भी कहीं पर काम कर लिया और बेचारे बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने में रात दिन एक कर दिया। मनोहर जी काम करने की मशीन बनकर रह गए थे, न खाने की सुध न पहनने की। दोनों बेटियां शादी योग्य हुईं तो सबसे पहले उन्होंने दोनों बेटियों की शादी की, लेकिन जैसे ही बेटी की शादी हुई उनकी हालत और भी बद से बदतर हो गई। बेटा कोई काम नहीं करता था और अभी मनोहर जी को ही पूरे परिवार का खर्च उठाना पड़ता था। एक दिन सुबह वह काम से लौट रहे थे, किसी ने उनके पीछे से टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसी दिन के बाद से निहारिका जी को अपनी सुध नहीं रही। ससुर के मरते ही सालू ने सारा घर अपनी मुट्ठी में कर लिया और बेटे ने पिता के किराने की दुकान हड़प ली। लेकिन जाने से पहले मनोहर जी ने एक अच्छा काम किया था। इसके बारे में बस काव्या और नेहा को पता था। नेहा उनकी छोटी बेटी थी। एक दिन की बात है, एक शाम को वह खटिया पर लेटी थी कि तभी उनकी पोती एक प्लेट में कुछ खाती और फ़ोन चलाती हुई आती है और अपनी दादी के पास बैठकर उनसे खाने को पूछा। आज पता नहीं कितना समय गुजर गया निहारिका जी को ऐसा खाना खाए हुए, शायद उन्हें खुद को भी याद नहीं। चिल्ला देखकर उनके मुंह में पानी आया, पर वह एक भी चिल्ले का टुकड़ा खाने से डर रही थी। पीहू बार बार कह रही थी, लो ना दादी, एक तो ले लो, पर निहारिका जी मना किए जा रही थी तो इस पर पीहू उनके मुंह में ज़बरदस्ती एक टुकड़ा डाल देती है। वो आंखें बंद करके चिल्ले का स्वाद ले रही थी कि तभी किसी ने उनके बाल पकड़ लिए। जब निहारिका जी ने आंखें खोली तो सालू उनके बालों को पकड़े खड़ी थी और बगल से पीहू भी डर के मारे भाग गई। सालू निहारिका जी के बाल पकड़कर उन्हें खटिया से धक्का
देते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के चिल्ले छीन कर खाने की? बीमार पड़ गई तो उसका बिल तेरा बाप भरेगा? निहारिका जी बिलखते हुए बोली, बेटा मैंने नहीं छीना, वह तो पीहू ने खुद मेरे मुंह में डाल दिया था। मुझे मत मारो बहू, आगे से नहीं खाऊंगी, बस एक ही टुकड़ा खाया था, मत मारो। निहारिका जी रोते हुए कहती जा रही थी, लेकिन सालू उन्हें मारती जा रही थी और बोली, बुढ़िया एक तो कब से मेरी छाती पर बैठी हुई हो, ऊपर से मेरे बताए नियम भी तोड़ रही हो। आज जो तेरे बदन की एक हड्डी को न तोड़ा तो मेरा नाम भी सालू नहीं। सालू बहुत देर तक निहारिका जी को बहुत पीटती रही। पीट पीट कर जब सालू का गुस्सा शांत होता है तब वह कहती है, आज पूरे दिन तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा बुढ़िया, अब भुगतो। सालू की मार से निहारिका जी बहुत देर तक वहीं जमीन पर ही लेटी रहीं। करीब 1 घंटे बाद पीहू डरते डरते आई और उसने अपनी दादी को पानी पिलाया, तब जाकर उन्हें होश आया। लेकिन उसे भी सालू ने इतना डरा रखा था कि अगर उसे दादी के पास देख ले तो उसे भी कमरे में बंद करके बहुत मारती थी। उसने तुरंत पानी पिलाया और वहाँ से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद निहारिका जी लड़खड़ाते हुए उठी और अपनी खटिया पर जाकर सो जाती है। वह पूरे दिन बस बाहर आंगन में ही पड़ी रहती थी। वह या तो कोई काम करती थी या तो अपनी खटिया पर लेटी रहती थी। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, घर के अंदर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। वह आंगन में पड़ी पड़ी मक्खियों के साथ बातें करती थी। उनका बेटा हर्षित, जो कि बाजार में अपने पापा की बनाई हुई किराने की दुकान को चलाता था, न जाने कितनी बार माँ के पास से निकला था, पर कभी भी अपनी माँ से उनका हाल चाल भी नहीं पूछा था। वहीं सालू की बात करें तो यह निहारिका जी की आवभगत तभी करती थी जब उनकी दोनों ननदें वहाँ आती थी। उनके सामने वह निहारिका जी से बड़े अच्छे से पेश आती थी, पर बेटियाँ जब अपने घर चली जाती थी तो सारी सेवा सालू सूद समेत वसूल करती थी। वैसे तो निहारिका जी ने कई बार चाहा कि बेटियों को सालू और हर्षित की असलियत बता दे, पर फिर भी यह सोचकर डर जाती थी कि कहीं ऐसा करने से सालू उसे इस घर से ही ना निकाल दे। फिर वह जाकर बेटियों के सर पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। एक दिन सुबह का समय था। निहारिका जी को खबर मिलती है कि उनकी छोटी बेटी नेहा आने वाली है। निहारिका जी बड़ी खुश हो जाती हैं। चलो आज 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि नेहा 1 साल पहले आई थी। पर सालू गुस्से से बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, इनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या, बार बार मुंह उठाकर आ जाती हैं। अब उनके साथ साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करो। बस मेरा चलता ना तो इस बुढ़िया को जहर दे दूं। ना काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। नेहा के आने का समय शाम का था, पर वह जल्दी ही आ गई और इसकी खबर उसने पहले से ही अपने भैया भाभी को नहीं दी, क्योंकि वह जल्दी जाकर सबको चौंकाना चाहती थी। लेकिन नेहा ने जैसे ही घर में कदम रखा, अपनी माँ को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने भी समय की नज़ाकत को समझा कि वह जिस मकसद से यहाँ माँ के लिए आई थी, वह उसे अभी खोलना नहीं चाहती थी। आखिर बाकी जिंदगी का सवाल है। अब माँ की उम्र काफ़ी हो गई है ना। अरे मैं बातों बातों में एक बात करना भूल ही गई। भाभी कल काव्य दीदी भी आ रही है। क्या है ना, पापा ने हम तीनों भाई बहनों के नाम पर एक प्रॉपर्टी रखी है। हम चाहते हैं कि सारा कुछ भैया के नाम कर दें। जब पापा की जिम्मेदारी भैया ने उठाई और माँ की भी उठा रहे हैं, तो फिर हम दोनों बहनें अपना हिस्सा भाई के नाम कर देंगे।
सालू को अपने जाल में लपेटते हुए कहा। यह सुनकर सालू के तो मन में लड्डू फूटने लगे। चलो इस बुढ़िया को इतने दिनों तक पालने का कुछ तो फल मिला। इधर निहारिका जी नेहा की बातों से दुखी हो जाती हैं और सोचती हैं मेरी बेटी अपनी माँ की आँखों को काश पढ़ पाती, उसका दर्द देख पाती और अपने भैया भाभी का असली चेहरा देख पाती। मैं तो कुछ कह नहीं सकती, अगर इस बार भी चुप रह गई तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। निहारिका जी तो सब कुछ नेहा को बताने ही वाली थी, लेकिन निहारिका जी यह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनकी बेटियों के जीवन में कोई मुसीबत आए, इसलिए नेहा को कुछ नहीं कहा। उसके बाद रात को सभी सो जाते हैं कि तभी रात में दबे पांव सालू आकर उन्हें धीरे से जगाकर बाहर जाने को कहती है। निहारिका जी दबे पांव सालू के पीछे पीछे कमरे से बाहर चली जाती हैं। सालू निहारिका जी को रसोई घर में ले जाकर एक जोर से चिमटा उनके पैर पर मारते हुए बोली, बड़ा आराम फरमा रही हैं, और अगर तूने अपनी जुबान खोली तो बुढ़िया पता है ना तेरे साथ क्या करूँगी। एक बार तेरी बिटिया अपना हिस्सा छोड़ दें, उसके बाद तो उनके सामने यह सारे ढोंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो उनका यहाँ आना जाना बंद ही कर दूंगी। उससे पहले जरा भी कोई बात की भनक लगी तो तुम्हारी खैर नहीं। याद है ना पिछली बार की मार, उससे भी ज़्यादा मारूंगी। निहारिका जी हाथ जोड़कर बोली, कुछ नहीं कहूँगी बहू, बस तू मुझे मारना मत। निहारिका जी ने अपने दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया। अक्सर जब बेटियां मायके जाती हैं तो माँ बेटी एक दूसरे से बातें करके अपना दर्द हल्का कर लेती हैं, लेकिन निहारिका जी की हालत ऐसी थी कि अपने कोई भी दुख दर्द अपनी बेटी के साथ नहीं बांट पा रही थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगले दिन निहारिका जी की बड़ी बेटी काव्या भी आ जाती है। उसे देखते ही सालू और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। शायद यह पहली बार हो रहा था कि ननदों के आने पर सालू इतनी खुश थी। निहारिका जी जानती थी कि इन सब के बाद सालू उनके साथ और भी बुरी तरीके से पेश आएगी, पर वह चाह कर भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद शाम को काव्या बोली, भैया कागज़ तो हमने हमारे पापा के वकील से बनवा लिए हैं, मैं कल लेकर आ जाऊंगी। इतना सुनते ही निहारिका जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अरे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, पापा ने कुछ सोच समझ कर ही यह सब किया होगा। निहारिका जी के मुंह से यह सुनते ही उनका बेटा हर्षित और सालू बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें घूरने लगे कि तभी काव्या कहती है, माँ पापा ने हम तीनों को हमेशा एक जैसा रखा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, पर अब जब हम अपने घर में रच बस गए हैं फिर हमें इस सब की क्या ज़रूरत। अपनी दोनों बहनों के मुख से प्रॉपर्टी देने की बात सुनकर उसका भाई हर्षित और उसकी पत्नी सालू बहुत खुश हो जाते हैं। वह सब जान रहे थे कि एक बार बहन अपने हिस्से की प्रॉपर्टी छोड़ दे उसके बाद तो वह जैसा मन वैसा करेंगे। अगली सुबह दोनों बहनों ने सालू से कहा, भाभी हम माँ के लिए कुछ लेने बाजार जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब आना हो, इसके बाद हम माँ का पूरा बंदोबस्त करके जाएंगे और 1 घंटे में वकील को साथ लेकर वापस आएंगे। उनके बाजार जाते ही सालू को पूरा मौका मिल जाता है। निहारिका जी पर अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया। निहारिका जी के पास चिल्ले का एक टुकड़ा लेकर गई और कहा, बुढ़िया चिल्ले खाने थे ना तुझे, देख कितना बड़ा चिल्ला लाई हूँ तेरे लिए। यह कहकर वह लाल मिर्च पाउडर उस चिल्ले में डाल देती है
और कहती है अब खा इसे। निहारिका जी ने कहा, नहीं बहू, इतनी मिर्च मैं नहीं खा सकती। बुढ़िया, अब तेरी बेटियां भी यहाँ नहीं हैं जो तुझे बचाएंगी। हाथ जोड़ते हुए निहारिका जी ने कहा, बहू, एक बार तूने मुझे ज़बरदस्ती खराब खाना खिलाया था, जिसकी वजह से मैं 20 दिन तक बीमार रही, और इतनी मिर्ची से मैं कहीं मर न जाऊं। मर जाए तो भी चलेगा, पर जो बच गई तो बहुत तड़पती रहूंगी। बहू, ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो, मैं खाकर हमेशा के लिए यहाँ से तुमसे दूर हो जाऊंगी। हर रोज़ मुझ पर अत्याचार मत करो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सालू ने कहा, जहर दे पाती तो कब दे दिया होता, पर सब करके मुझे जेल नहीं जाना। पर इतने दिन भी जिएंगी, मैं तेरा हाल ऐसा ही करूंगी कि तू खुद ही मर जाएगी। सालू ने आंखें दिखाकर कहा और चिल्ला जबरदस्ती निहारिका जी के मुंह में घुसाने जा रही थी कि तभी पीछे से नेहा और काव्या ने आकर सालू को धक्का देकर एक जोर का तमाचा मारकर निहारिका जी से दूर कर देती हैं, और काव्या लगातार कई चांटे सालू को मारती हैं। ये क्या कर रही हो तुम नेहा? सालू ने गुस्से में कहा। क्यों भाभी, जो आप माँ के साथ करती हैं उसके आगे तो यह सब कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो आपको जो सजा दी जाए कम है, काव्या ने कहा। तभी हर्षित भी आ जाता है। सालू तुरंत कहती है, देखिए जी, आज यह छोटी होकर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठा रही हैं। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? इस घर में जब मैं आई थी यह कितनी छोटी थी, माँ बनकर इसका ख्याल रखा, और आज यह मुझ पर हाथ उठा रही हैं। हर्षित ने कहा, यह क्या है काव्या, नेहा, तुम लोग यह सब करने आई हो यहाँ? अब यह घर मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरा और सालू का हुक्म चलेगा, और हम लोग यह चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ अब कभी मत आना हमारे घर। सालू ने हर्षित से पूछा, हाँ शालू, यह लोग अभी अभी मेरी दुकान पर वकील को लेकर मुझसे दस्तखत करवाने पहुँची थी। इन लोगों ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इसकी चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस बुढ़िया को सताने से तुम्हें कोई रोक सकता है। जिसे दिक्कत है उसे अपने साथ ले जाए। हर्षित ने कहा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इन लोगों ने आपकी दुकान पर जाकर दस्तखत क्यों करवाए और मुझे बाजार कह कर गई थी। सालू ने कहा तो इस बात पर काव्या और नेहा जोर जोर से हंस पड़ी, और फिर नेहा बोली कि जो भी कहो भाई भाभी, आपका दिमाग सच में भैया से तेज है, इसलिए हमने दुकान पर जाकर दस्तखत करवाए ताकि हमारा प्लान कामयाब हो जाए कि यहाँ घर पर आपके सामने चालाकी करना मुश्किल होता। ये क्या मजाक काव्या? हर्षित ने आंखें दिखाकर कहा तो काव्या अपने भाई को एक जोरदार तमाचा लगाकर बोली, रुको भैया, शुरू से बताती हूँ। काव्या सारी सच्चाई बताने लगती है कि आखिर काव्या और नेहा यहाँ पर किस लिए आई थी। वह अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करना चाहती थी। इसके पीछे उनका असली मकसद क्या था? नेहा ने कहा, भाभी आपको याद है उस दिन जिस दिन पीहू माँ को ज़बरदस्ती चिल्ले खिला रही थी, उसी समय आपसे मैंने कुछ देर पहले फ़ोन पर बात की थी। आपने सोचा फ़ोन कट गया है, लेकिन फ़ोन कटा नहीं था। मैंने सारी बातें सब कुछ सुन लिया था। मोबाइल पीहू अपने पास लिए हुए थी और चिल्ले खाने में व्यस्त थी। शायद पीहू की गलती थी या फिर भगवान की कोई लीला, या तो कह नहीं सकती। पर उस दिन जब माँ को भाभी सिर्फ एक टुकड़ा चिल्ला खाने के लिए पीट रही थी, मैंने सब कुछ सुन लिया था और समझ लिया था। मुझे उस दिन यह पता चल गया था कि
माँ के साथ आप कैसा बर्ताव करती हैं। फिर मैंने तुरंत काव्या दीदी से बात की और यह प्लान बनाया कि किस तरह आपको सबक सिखाया जाए। नेहा ने कहा, हम चाहते तो आकर तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा सकते थे, पर उसमें मज़ा नहीं आता जो आज आया। भैया तुम्हें क्या लगा अचानक से आकर हमने यह प्रॉपर्टी की बात छेड़ी? नहीं, हम चाहते थे कि पहले आपसे सब कुछ छीन कर माँ के नाम कर दें, फिर आप लोगों को भी आपके ससुराल भेज देंगे। उसी दिन की बात और आज की मारपीट और वीडियो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, तो तुम दोनों को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी है। नेहा ने आगे कहा, जब मैं और दीदी बाजार गई थी तब कैमरा यहाँ घर के एक कोने में लगा कर गए थे। हमें अच्छे से पता था कि हमारे जाते ही भाभी माँ के साथ फिर से बुरा व्यवहार करेंगी। क्या सच में? अपनी बेटी की बात सुनकर निहारिका जी ने कहा, क्या सच में यह लोग अब मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगी? निहारिका जी ने नम आँखों से अपनी बेटी से पूछा। हाँ माँ, अब आप पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। अगर किसी ने भी आपको गलती से छुआ भी तो उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे देंगे हम। निहारिका जी बोली, जानती हो बेटा, जब यह लोग मारते हैं ना तो दिन भर तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती, कभी कभी तो दर्द से उल्टी भी हो जाती हैं। यह कहते हुए निहारिका जी अपने आंसुओं को पोंछने लगती हैं और अपनी हकलाती आवाज़ में कहती हैं, बचपन में मैं जब तुम लोगों को मारती थी मगर उसके निशान पड़ जाते थे तो मेरा दिल रोता था, और आज अपनी बूढ़ी लाचार माँ को पीट कर इतने निशान दिए कि मैं दर्द से पूरी रात कराहती हूँ, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ के शरीर पर इतनी मार के निशान देखकर दोनों बेटियों की आंखें भर आईं। माँ, क्यों आपने इस बारे में हमें नहीं बताया? क्यों उसके अत्याचार सहती रही आप? काव्या ने कहा तो निहारिका जी बोली, डर लगता था बेटा उसके मारने से, और इसे तो फिर भी सह लेती। एक दिन जब हर्षित ने मारा था ना तो मुझे अपनी हड्डियां चटकने की आवाज़ भी आती थी। एक लोहे की बाल्टी से तेरे भैया ने मेरे सिर पर मारा था, तभी मैं नहीं मरी। बेटियों ने कहा, माँ आपकी हर चोट का हिसाब होगा, अब सज़ा हम दिलवाएंगे ताकि हर कोई बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा करने के बारे में 1000 बार सोचेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सालू ने कांपते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस को देखकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह लो माँ, पुलिस भी आ गई, ले जाइए इन हैवान को और हम इनके खिलाफ सबूत लाते हैं, काव्या ने तैस में आकर कहा। नेहा और काव्या ने अपने भाई भाभी को 2-2 साल की सज़ा दिलवाई। काव्या बोली, माँ आप आराम से यहाँ रह सकती हैं, पर इस उम्र में अकेली आप कैसे रहेंगी? आप हमारे साथ चलिए, अब आप हमारे साथ रहना। काव्या और नेहा की बात सुनकर उसकी माँ निहारिका जी ने कहा, बेटा जब यह बूढ़ी हड्डियाँ इतनी मार सह सकती हैं, बहू की गाली भी सह सकती हैं ना, मुझे अपनी आज़ादी महसूस करने दो। अब से मैं अपने कमरे में सोऊंगी और जो मन होगा वह खाऊंगी। निहारिका जी एकदम बच्चों जैसी हरकत करने लगी। इसे देखकर काव्या और नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नेहा और काव्या ने अपनी माँ के लिए एक नौकरानी रख दी ताकि वह 24 घंटे माँ के साथ रहे और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा महसूस न हो। वह दोनों हफ्ते में 2 बार उससे मिलने आती थी। सालू और हर्षित जेल से छूटकर दोबारा माँ से माफ़ी मांगने पहुँचे तो निहारिका जी ने दोनों को माफ़ नहीं किया और धक्के मारकर घर से निकाल दिया।
और कहा, मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। दोनों वहाँ से सिर झुकाए चले गए और दर दर की ठोकरें खाते रहे। उधर निहारिका जी अपने घर में आराम से रह रही थी और बेटी और दामाद उनका खूब ख्याल रख रहे थे। अब निहारिका जी को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट रही थी। अब उनका जहाँ मन करता जाती, जहाँ मन करता रहती। तो दोस्तों, निहारिका जी की बेटियों ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।